जय हिंद जय भारत। मैं कार्तिक मंडल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फ्यूजन आईएएस पर। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास का सिलेबस, मतलब एंशंट हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से आगे चैप्टर वाइज करेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ सिलेबस को अभी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, उसके बाद वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, देखिए वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल, ठीक है, इसका पूर्व वैदिक काल को रिंग वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक काल या रिंग वैदिक काल, इसका समय है 1500 से लेके 1000 BC तक का। क्या? 1500 से लेके 1000 BC तक का। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक के बाद क्या है? उत्तर वैदिक काल, यहाँ जो 1000 से लेके 600 BC तक का। उसके बाद ठीक है, अब आते हैं हम लोग वैदिक काल के बाद महाजनपद काल। महाजनपद काल का जो विकास दो तरीके से हो रहा था। एक धार्मिक विकास हो रहा था, दूसरे तरफ राजनीतिक विकास हो रहा था। ठीक है, राजनीतिक कह ले या प्रशासनिक विकास कह ले। ठीक है, तो धार्मिक विकास हम लोग देखेंगे। तो धार्मिक में एक तरफ धर्मों का विकास हो रहा था, दूसरे तरफ क्या है? राज्यों में राजाओं का विकास हो रहा था, उनके प्रशासन का शक्तियों का विकास हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे धार्मिक विकास में पहले। ठीक है, तो धार्मिक विकास में एक तरफ सबसे पहले जैन धर्म का विकास हुआ। ठीक है, जैन धर्म का विकास हुआ, उसके बाद बौद्ध धर्म का विकास हुआ। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों के बीच में जो 5 धर्म का भौतिकवादी, अक्रियावादी, आजीवक, नियतवादी, अनिश्चयवादी, इन 5 धर्मों का भी जो विकास हुआ। इन धर्म के बारे में ज़्यादातर कहीं भी पूछा नहीं जाता। ये बस एक लाइन का धर्म है। ये जो कहता है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ये धर्म जो सिर्फ उदय हुआ, इनके बारे में बहुत कोई जानता भी नहीं, कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता। ठीक है, बस ये जान लीजिए कि इन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में जो है ये जो 5 धर्मों का विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद शैव धर्म, उसके बाद भागवत धर्म। ठीक है, इसको कहीं कहीं पर आप लोग को शैव भागवत साथ में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, या बताया जाता है शैव भागवत धर्म या कोई शैव धर्म या भागवत धर्म। ठीक है, तो आप लोग समझ गए महाजनपद का धार्मिक विकास में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म, या इसको हम लोग शैव भागवत धर्म साथ में भी कहते हैं। ठीक है, और समझ गए इसके बीच में जो 5 छोटे छोटे धर्म का उदय हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं राजनीतिक विकास जो हुआ, ये कहाँ हुआ? ये जो मगध हुआ, मगध में। मगध कहाँ? मगध में इन सभी राजाओं का, इन सभी वंशों का कहता उदय हुआ। ठीक है, ये सभी जो है मगध पर अपना शासन स्थापित किए थे। ठीक है, वहीं से संपूर्ण भारत में जो ये लोग अपना अपना शक्ति विस्तार किए, अपना राज्यों का विस्तार किए। ठीक है, कहाँ से? तो मगध से। तो अब हम लोग चलते हैं राजनीतिक विकास में कौन कौन से कहता वंश यहाँ पे बैठे हैं इस मगध की सत्ता पर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले आया हर्यक वंश। इनके राजा का नाम हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ सिलेबस के बारे में जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि इसमें हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, उसके बाद आया नंद वंश। अब यहाँ देखिएगा इन तीनों के बाद जो है इसके बीच में 2 विदेशी आक्रमण होता है, एक ईरानी का, दूसरा यूनान का। ठीक है, एक ईरान का, एक दूसरा यूनान का। ठीक है, इन 3 वंश के बाद जो है यहाँ पे कहता है नंद वंश का जो आखिरी राजा था घनानंद, उसी के समय में जो ये उसके बाद जो है कहता है ईरानी यूनान का जो है कहता है आक्रमण हुआ था हम लोग का भारत में। ठीक है, ये भारत पर पहला आक्रमण था ईरान का, दूसरा यूनान का। ठीक है, और इसके बाद यही यूनान से ही जो है कहता है सिकंदर आया हुआ था भारत को जीतने के लिए। यही जो निकला था पूरा दुनिया को जीतने के लिए, लेकिन कहता है भारत को नहीं जीत सका और वापस लौट गया। ठीक है, उसके बाद ईरान और यूनान के बाद जो है मौर्य वंश, इसका स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य, इस वंश का जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किया था। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद यहाँ देखिएगा ये हो गया आपका कहता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। उसके बाद 2 विदेशी आक्रमण हुआ, ईरानी और यूनान। उसके बाद जो है मौर्य वंश। उसके बाद क्या हुआ? ये दोनों कहता है ईरान और विदेशी, ये दोनों ईरान और यूनान विदेशी आक्रमण था। उसके बाद हुआ मौर्य वंश का उदय हुआ कहाँ? मगध की सत्ता पर। ठीक है, उसके बाद मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल। अब देखिए मौर्य वंश हो गया, अब मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल। अब हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में कहते 2 तरह का शासक हुआ। ठीक है, एक देशी शासक, दूसरा विदेशी शासक। तो ये जो है देशी शासक थे, ये सभी जो है चारों जो है देशी शासक थे। ठीक है, एक शुंग वंश के बाद कण्व वंश, उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश, उसके बाद वाकाटक वंश। ठीक है, ये 4 को तो देशी
कहता है देसी राजा मतलब वंश थे, ये जो है कहता है इन चारों का उदय यही जो है मौर्योत्तर काल में आते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल है, ठीक है, मौर्योत्तर काल लिख रहे हैं, सिर्फ समझ आ जाना चाहिए। आप देखिए देसी शासक, यहां हो गया आपका विदेशी शासक। ठीक है, देसी में आपका यहां पे हो गया था सुंग वंश, उसके बाद है कनव वंश, आंध्र सातवाहन वंश। समझ में आया जाए, बस उतना ही हम लिख रहे हैं। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश। उसके बाद हुआ आपको वाकाटक वंश। क्या हुआ उसके बाद? वाकाटक वंश। ये जो है क्या आंध्र मौर्योत्तर काल में दो तरह का शासक का उदय हुआ था। ठीक है, एक देसी शासक हुआ तो दूसरा विदेशी शासक हुआ। ठीक है, जो हिंद यवन, विदेशी शासक में कौन कौन हुआ? हिंद यवन, जिसको हम लोग यवन भी कभी कभी सिर्फ कहते हैं। उसके बाद हिंद यवन हो गया, हिंद यवन, शक, पहलव या पार्थियन, उसके बाद कुषाण, ये सभी जो है विदेशी शासक हुए। मौर्योत्तर काल में दो तरह के शासक हुए हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं आप लोग को, एक देसी शासक, दूसरा विदेशी शासक। देसी शासक में भी 4 हुए, ठीक है, विदेशी शासक में भी 4 हुए। तो देसी शासक में सुंग वंश, कनव वंश, आंध्र सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, और विदेशी शासक में जो हिंद यवन, जिसको हम लोग यवन भी कहते हैं, शक हो गया, पहलव हो गया या पार्थियन हो गया, और ये कुषाण वंश हो गया। क्या है? कुषाण वंश। ठीक है, ये कुषाण का। उसके बाद क्या है? ये हो गया आपका ये जो है मौर्योत्तर काल का शासक था। ठीक है, ये मौर्योत्तर काल। ठीक है, यहाँ मौर्योत्तर काल के बाद देखिएगा आप लोग क्या कि यहाँ गुप्त काल, उसके बाद कैसे आगे का है यहाँ गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत का इतिहास, ये सभी जो कहता है आपको आगे पढ़ना है। गुप्त काल में भी पढ़ना है, गुप्तोत्तर काल है, दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास में आप लोग भारत का दक्षिण हिस्से के बारे में आप लोगों को पूरे पढ़ना है, उसके बारे में, उसमें कौन कौन से वंश हुए, कौन कौन से राजा हुए, यही सब के बारे में पढ़ना। उसके बाद एक जानकारी और आप लोग को देना था कि भारत में टोटल अब तक 8 बार आक्रमण हुआ है। ठीक है, जिसमें कि 6 आक्रमण प्राचीन भारत के ही इतिहास में हो गए थे। 2 आक्रमण जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में, मतलब 712 के बाद 712 से होना चालू हो गया। तो उसमें 2 ठो देखिए 6 यही हो जाता है, 2, एक ईरानी एक यूनान, 1 2। ठीक है, उसका 4 और विदेशी शासक जो बोले ना, वो आक्रमण करके ही हुआ था। हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण, 4 और 2 6, मतलब कि प्राचीन भारत में ही 6 आक्रमण हम लोग का भारत में हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ? 712 में जो तुर्क का आक्रमण हुआ, उसके बाद मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो हमारे भारत देश पर जो टोटल 8 बार आक्रमण हुआ, जिसमें कि 6 जो है कहता है प्राचीन भारत में ही हुआ। हाँ, इसमें यह है कि 2 आक्रमण मौर्य वंश से पहले हुआ। ठीक है, और बाकी बात 4 आक्रमण मौर्य वंश के बाद हुआ। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सिलेबस समझ में आया होगा। और ये वाला देखिए, संपूर्ण प्राचीन भारत के मंदिर, पुस्तक आदि का विवरण। ठीक है, ये जो है आपको क्या है कि आप जितना भी पढ़िएगा ना, उसमें आपको इसका मंदिर का साक्ष्य, पुस्तक समझे, मतलब पूरा प्राचीन भारत में जितना भी मंदिर बना, जितना भी पुस्तक लिखा गया, उसके बारे में जानकारी, सब के बारे में इसमें पढ़ना है। तो ये विविध है, लिख लेना है, इसको आप लोग अलग से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यही हुआ पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जय भारत।